अपने बैठे जो कृषि विभाग से डॉक्टर आनंद जी, आकाश जी, और इन्होंने अपने क्षेत्र का कार्य बार संभाला है अभी। तो आपसे परिचय भी हो जाएगा, जो भी सरकार की सुविधाएं हैं उसके बारे में भी ये जानकारी देंगे आपने। और किसी की कोई समस्या हो तो वो भी आप आकाश जी से बताइए अपनी खुले मन से। ये कपिल जी है हमारे क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि का कार्य संभाल रहे हैं, इतना अच्छा संभाल रहे हैं कि हम सब के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं। अपने पास देसी गाय भी रखे हैं और 1 एकड़ के ये किसान है, लेकिन लाखों रुपये की इनकी आय है। वो इनके मुख से सुनोगे आप कि इतनी बड़ी आय इन्होंने किस प्रकार से अपनी 1 एकड़ से सुलभ करी है। और भी हमारे बीच में हमारे अपने पत्रकार भाई हैं कुलदीप जी, ये पड़ोसी गांव है अपना सांदल, तो वो ये वहां से अपने बीच में आए हैं। और लक्ष्मी नारायण जी हैं, ये भी प्राकृतिक कार्य को देखे हैं, कपिल जी के साथ हाथ बटवाए हैं और अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। और आप सब का भी मेरे गांव मारा मारने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आगे की कार्रवाई जैसा आपके नेतृत्व में जैसी भी आपकी जानकारी होगी वो आप जैसा करोगे आदेश वैसे शुरू करेंगे। अनेक प्रकार के समाज में उपक्रम चल रहे हैं, कितना बड़ा किसान आंदोलन भी चल रहा है। ये सब किसानों की दशा और दिशा सुधारने के लिए सब काम होते रहे, किसी न किसी रूप में। अगर इतनी आदमी जनसंख्या खड़ी है तो किसी न किसी परिणाम पर ले जाने के लिए खड़ी है। लेकिन क्या वास्तव में हमारा जीवन सुलभ हो पा रहा है? जो खेती हम कर रहे हैं वर्तमान में, इससे हम निरंतर गलत में जान लग रहे हैं। और समस्या ये होगी कि खेत तो जहां तक बिगड़ा, अब हमारा घर और बिगड़ गया, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया। सबसे बड़ी बात, पहले तो हमने इस हरित क्रांति के नाम पर थोड़ा थोड़ा खाद लगाया, ज्यादा पैदावार हो, जिससे अपना जीवन स्तर ऊंचा उठे। लेकिन इस खाद के धीरे धीरे प्रयोग ने हमारी जमीन में इस प्रकार का परिवर्तन कराया कि वो अगर फसल में कम मारा है तो फसल नहीं होती, और हमारा जो जलीय स्तर था उसका भी दूषित होना प्रारंभ हो गया। तो ऐसे में हमारे बीच में बहुत सारे व्यक्तियों ने एक नई मुहिम चलाई। सुभाष पालेकर जी भी हुए हैं, उन्होंने प्राकृतिक खेती पर बड़ा काम कराया है। अब आचार्य देवव्रत जी हैं, कुरुक्षेत्र गुरुकुल में जो प्राकृतिक कैंप लगाते रहे हैं। हमारे कई किसान भाई हैं, जैसे सुरेश जी हैं, राजू जी हैं, पवन जी हैं और दातारी सिंह हैं, ये कई उस कैंप में गए भी हैं, रमेश जी हैं। तो ये कई प्राकृतिक उस खेती को सीख कर आए हैं। अपने जगबीर जी हनैना गांव से ये उससे सीखकर आवाज क्रीम बनाओ है करने की। तो कहने का भाव ये है कि इस काम को धीरे धीरे अपनी हालत सुधरे, अपना स्वास्थ्य सुधरे, अपना खेत सुधरे और अपना जीवन स्तर ऊपर उठे, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, जिससे हमारे बच्चे जिनके लिए हम निरंतर लग रहे हैं कि इनका जीवन बढ़िया हो, ये आगे बढ़े, उनके लिए प्रत्येक माता पिता चिंतित रहा है। इसीलिए वो बढ़िया बढ़िया स्कूल ढूंढा है, बढ़िया बढ़िया उसके खाने के पदार्थ ढूंढा है। तो अब समय अपनी नस्ल को, फसल को बचाने का है, इसके सुधार का है। इसके सुधार के लिए धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं कि भाई हम एक कदम परिवर्तन कर लें, लेकिन चाहे थोड़े स्तर पर कर पाए, अपने प्राचीन जो पद्धति है, जो जीवन शैली है, उसको हम अपनावें। उसको जैसे जैसे अपनाते जाओगे हमें लाभ मिलता जाएगा। हमने गाय पालनी शुरू करी, हमारे घर में झगड़ा हो जाता, माता जी भाई तू तो इसमें तो घी नहीं निकलता, भैंस तो घना घी देवा है, बिलोण में स्वाद नहीं आता। अर्थात इस प्रकार के दुख पीड़ा झेलनी पड़ा है थोड़ी थोड़ी। लेकिन आज हमारी ये माता ऐसी है, वो न्यू कहे भाई एक गाय और ले आना। इसके चमत्कारिक लाभ है। इसके चमत्कारिक लाभ के हैं, सबसे बड़ी तो यह बुद्धि को निर्मल करा है। आज हमारे परिवार जो है वो टूटल ला रहे निरंतर, वो भाई न्यून भाग रहा है, वो भाई न्यून भाग रहा है, कट्ठा जोड़ने का सलीका हमारा खत्म हो गया। हम एक दूसरे भाई ने नीचा दिखाने के लिए इतनी प्रतिस्पर्धा में दौड़ लगा रहे हैं कि हमारा जीवन खो गया।
तो ये सलीखा, ये परोपकार का भाव गौ माता के दूध रूपी अमृत से आओगा, इससे बुद्धि निर्मल होगा। आप अपने लिए ना सोचो, अपने समाज के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए अपने जीवन को लगाना सोचोगे तो ऐसे निर्मल भावों से हमारे ऋषियों ने इस देश में अपना जीवन जिया, इतनी उच्च आदर्श परंपराएं स्थापित करी। पूरा देश, पूरी दुनिया विश्व गुरु की तरफ देखने के लिए ललायित रहती। विश्वविद्यालय नालंदा इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि दुनिया भर के छात्र पढ़ना थे। तो कहने का भाव ये है कि हम किसान ना रहे, हम अपनी सोच को बढ़ावें कि हम किसान भी हैं तो जागरूक किसान हैं, हमें कोई ठगे ना। क्योंकि बच्चे बड़े बड़े आंदोलनों के हम शिकार हो जाए हैं, बच्चे हमारे मर जाए हैं, घरों में कमजोरियां हमारी आवे हैं, ट्रैक्टरों में तेल फूक के हम जावे हैं, तो उससे हम सकारात्मक परिणाम निकालें। तो ये जो गो आधारित खेती का जो निर्माण होने लग रहा है, ये प्रथम स्टेप है। जो किसान भाई इसको मजबूती से पकड़ेगा ना, उसका भविष्य है इसमें। इसका और ज्यादा तो वर्णन अपने बीच में डॉक्टर साहब बैठे हैं वो करेंगे। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप इस विषय को बड़े ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। सबसे पहला काम जो करना है, जो भी फसल बो आप उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण करवाना जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे आपको जितनी स्कीम है वो सारी मिल सकती है। अगर किसी ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण नहीं करवाया और खेत में नुकसान हो गया तो उस पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, आगे खार भी उसे नहीं मिलेगा जिसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण होगा। और जितनी पीएम किसान की सुविधा पेंशन मिल रही किसानों को वो भी उसी के बेस पर मिलेगी। और हरियाणा सरकार ने कुछ स्कीम चला रखी है, जैसे जिस किसान भाई धान की सीधी बिजाई करेगा उसको प्रति एकड़ 4,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो किसान भाई अपने खेत में घास फूस जो पराली के अवशेष है वो नहीं चढ़ाएगा उसको 1,000 रुपये एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो किसान भाई अपने खेत में जिसने अब की बार धान लगा रखी है उसका पंजीकरण किया हुआ है, अगली बार उस किले में ज्वार मूंग कोई भी दाल या फिर खाली छोड़ेगा तो उस पर 7,000 रुपये एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, सभी किसान भाई समय अनुसार अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण जरूर करवाएं। धन्यवाद। मैंने डाटा पूछा था तो अब की बार भी कह रहे थे कि आपका गांव हमारा गांव प्रथम आओगा। इतना जागरूक हमारा गांव है, सभी किसान कोई भी हमारे गांव की शिकायत आग जलाने की नहीं दर्ज हुई और हमारे गांव में सबसे ज्यादा फसल पंजीकरण हुआ है। और सब आदमी इतने जागरूक हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन की जो स्कीम है उसको लेने में भी जल्दी काम करे हैं और पंजीकरण कराओ है और फिर दोबारा पंजीकरण कराओ है। और जो किसान निधि वाली जो स्कीम है उसमें डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर किसी की ना आती हो या आकर रुक गई हो, अगर ऐसी कोई समस्या हो तो डॉक्टर साहब से उसके बारे में बताओ है और वो डॉक्टर साहब उसको हल करेंगे।